अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ी सी पेपर अटेम्प्ट के हवाले से कुछ गाइडलाइंस हैं, इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये गाइडलाइंस जो है ये बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है अब तक के एफपीएससी और बीपीएससी के एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का, तो ये उसके ऊपर बेस करेगी टोटली। तो ये वो गाइडलाइंस हैं जिसने मुझे अच्छे रिजल्ट दिए हमेशा, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम पेपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये आप लोगों को अभी तक मालूम है कि पेपर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इंग्लिश 20 मार्क्स, पेडागोजी 30 और सब्जेक्ट जो है 50 मार्क्स। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स और 100 एमसीक्यूज आपके बनेंगे। नेगेटिव मार्किंग एक नई चीज़ है एफपीएससी में। जिन लोगों ने एफपीएससी पहले अटेम्प्ट किया हुआ है तो उन्होंने इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करना है कि इस केस से पहले एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब एफपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग जो है वो इंक्लूड कर दी है, जिसमें से हर रॉन्ग आंसर पे आपके -0.25 हो जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके 4 रॉन्ग आंसर जो है वो एक आपका पूरा मार्क जो है वो ख़त्म कर देंगे। मतलब कि अगर आप 4 क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग लगाते हैं तो आपका एक नंबर जो है वो चला जाएगा उन नंबर्स में से जो कि आपने करेक्ट आंसर से हासिल किए होंगे। तो जो हमारा गोल है वो यही रहेगा कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, हमने करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं, और मिनिमाइज करना है किसको, अपनी गेसिंग को। और जो तरीकाकार है इसको मैं पूरे ना फेज वाइज बताता हूँ कि किस तरीके से आपने फेज वाइज पेपर को अटेम्प्ट करना है। अच्छा जी, यहाँ पे एक गोल्डन रूल लिखा है कि ओनली अटेम्प्ट अ क्वेश्चन इफ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टनेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16%। अगर 60% से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी में आपका आंसर, मतलब इसको फेज वाइज मैं इसको ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा कि 4 तरह के आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं। इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, टाइप ए बी सी और डी। इसमें पहले क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो कि 100% आपको श्योर होगा इसका आंसर, क्योंकि आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर यही है, इसके अलावा कोई आंसर इसका नहीं हो सकता। तो सबसे पहले फेज के अंदर आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट किस तरह से करना है कि आप ने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ते चले जाना है क्वेश्चंस को, और उसको अटेम्प्ट करते जाना है। ये काम आप सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट, अगर आपका स्ट्रांग है तो आप तो सबसे पहले हिट करेंगे सब्जेक्ट को जाके, और सब्जेक्ट में जाके जो भी आंसर आपको आते हैं आप उनको लगा देंगे। इसके बाद पेडागोजी को आप अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद इंग्लिश को अटेम्प्ट कर लें। तो इस तरह से पहले फेज के अंदर आपने ऐसे तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है जिसके बारे में आप 100% श्योर हैं कि आपका आंसर जो है ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे टाइप बी वाले क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा कि आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। मतलब कि आपको कन्फ्यूजन है 2 आंसर्स के बीच में, कि आंसर ए भी ठीक हो सकता है और सी भी ठीक हो सकता है। बी और डी को आप एलिमिनेट करने के काबिल हैं कि बी इसका श्योरली आंसर नहीं है और डी भी इसका श्योरली आंसर नहीं है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इनको टाइप बी की कैटेगरी में डालेंगे, और इनको अटेम्प्ट करने के लिए जो फेज होगा हमारा वो सेकंड फेज होगा। अच्छा, कितने फेज हमने लगाने हैं इसका जो डिपेंड करता है वो करेगा आपके जो फेज ए है उसके ऊपर। अगर आपका फेज ए ग्रेटर देन आपके 60-65 मार्क्स आपने स्कोर करने हैं, जो आपका टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने 65 मार्क्स को स्कोर करना है। अगर आपके फेज ए में ही 65 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आप 100% अटेम्प्ट के ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपने छोड़ने हैं इनके बारे में आपने डिसीजन करना है। वो डिसीजन कैसे होगा? वो डिसीजन ऐसे होगा कि जब आप कैटेगराइज कर पाएंगे क्वेश्चन को कि ये किस टाइप में आ रहे हैं, ये टाइप ए के अंदर आ रहे हैं जिसके बारे में आप 100% श्योर हैं, या ये टाइप बी में आ रहे हैं जिसके बारे में आप जो है वो 50% श्योर हैं कि आप टू जो आंसर्स हैं उसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं। टाइप सी क्वेश्चंस, इसमें क्या होगा, इसमें आप किसी एक आधे ऑप्शंस को एक्सक्लूड कर पाएंगे। आपको पता है कि भाई 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि नहीं हो सकता। और इसके बाद जो टाइप डी है, इसका मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इसको हम टाइप टी के अंदर रखते हैं फिलहाल। अच्छा जी, अब ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है कि सबसे पहले आप जो श्योर वाले क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है।
अ, आपने कभी भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो तरतीब से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2 को रीड करेंगे, 3 को, 4 को, 5 को। आपने इस तरतीब से नहीं चलना। आपने फेजेस में डिवाइड करना है। जो क्वेश्चंस नहीं आते, एक तो फेजेस में डिवाइड करने से फ़ायदा ये होगा कि आप उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे। तो हो सकता है कि पहली रेपिटेशन के अंदर वो चीज़ आपके जहन में ना आए, वो जहन के अंदर क्लिक ना हो, तो सेकंड फेज के अंदर वो हिट कर सकती है। फिर इस तरीके से जब आप थर्ड राउंड लगाएंगे, थर्ड फेज लगाएंगे, तो हो सकता है कि आप थर्ड फेज के अंदर जाके कोई से दो, किसी क्वेश्चन के कोई से दो आंसर्स को आप एलिमिनेट कर पाए। और इसके अंदर आपने जो टाइम का अंदाज़ा इस तरह से रखना है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं और 100 ही मिनट्स हैं आपके पास। तो आपने जो टाइम देना है एक एमसीक्यू को, वो 40 मिनट से ज़्यादा का नहीं, 40 सेकंड से ज़्यादा का नहीं देना। 40 सेकंड से ज़्यादा का टाइम आपने नहीं देना किसी भी एमसीक्यू को। तो सबसे पहला जो फेज़ होगा जिसके अंदर आपको मोस्टली जो आपने जो आंसर्स आपको 100% श्योर हैं वो आपको आते होंगे, तो सबसे पहले फेज़ जो है वो आपका सबसे कम टाइम में होना चाहिए। उसमें क्या होगा कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर देखे बगैर उसका आंसर पता है और ऑप्शन के अंदर भी वो आंसर मौजूद है, तो आपने फ़ौरन से उसको सर्कल कर देना है, उसमें आपने वेट नहीं करना। अच्छा जी, तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलते हैं। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप होगा कि अटेम्प्ट श्योर क्वेश्चंस फर्स्ट, फर्स्ट राउंड। इसके अंदर आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट टाइप ए क्वेश्चंस, मतलब वो क्वेश्चंस जो कि आप जिनके बारे में 100% श्योर हैं, उनको आपने करना है। और क्यों करना है, उसकी वजह यह है कि आपको इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कि आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, कि आप जब देखेंगे कि आपने अ, आधा पेपर जो है वो कंप्लीट कर लिया है और मोस्टली आप एमसीक्यूज वो लगा चुके हैं जो कि आपको आते हैं, तो यहाँ से आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो आपके जो मार्क्स हैं वो अर्ली सिक्योर हो जाएंगे। आपका पैनिक भी कम हो जाएगा जब आप देखें। होता यह है कि बाज़ औक़ात एक सेक्शन के अंदर हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल पेडागोजी के अंदर हम चले गए, और पेडागोजी के सेक्शन के अंदर हमने 5-6 क्वेश्चंस को देखा पहले और हमें वो नहीं आते, तो हमारा क्या होगा, कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा, हम पैनिक हो जाएंगे, बिकॉज पेपर तो हमें आता नहीं है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए, तो फिर भी आपने फ़ौरन जो है अपना सेक्शन चेंज कर लेना है, आप अपने आ जाए सब्जेक्ट के ऊपर। इसलिए पहले मैंने आपको कहा था कि आपने शुरू ही सब्जेक्ट से करना है, क्योंकि सब्जेक्ट की आपने तैयारी मोस्टली की होती है, सब्जेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होता है। तो क्या होगा कि जब आप सब्जेक्ट में जाएंगे तो आपके पहले 1-2 क्वेश्चंस के अंदर ही कोई आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जो कि 100% ठीक होगा, आपको पता होगा, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो पैनिक है वो कम हो जाएगा। तो मेरा मशवरा यही होगा आपको कि आपने सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को टारगेट करना है। सब्जेक्ट पे चले जाएं, सब्जेक्ट को टारगेट करें, वहाँ से मैक्सिमम स्कोर निकालने की कोशिश करें। बाकी इंग्लिश को मैं कहूँगा कि आप सबसे आखिर में अटेम्प्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि इंग्लिश में आपको कुछ याद ध्यान नहीं करनी पड़े, या इंग्लिश में आपके कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एक्टिव पैसिव टाइप का, कि जिसके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, तो वो दिमाग लगाने का टाइम आपके पास वहाँ पर मौजूद हो। तो इंग्लिश के पोर्शन को सबसे आखिर में अटेम्प्ट करें, ये मेरा आपको मशवरा होगा। टारगेट आपको जो होना चाहिए यहाँ पे, वो 55 to 65 मार्क्स का होना चाहिए, कि आपने फेज 1 के अंदर ही इतने मार्क्स को सिक्योर कर लेना है। अब जब आप 55 मार्क्स को सिक्योर कर लेंगे, तो अब मिनिमम 55 कह रहा हूँ, अगर आप 55 मार्क्स को स्कोर कर लेते हैं, तो अब आप सेफ जोन के अंदर हैं। अब आप इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं कि आप आगे जाकर बाकी फेजेस को अटेम्प्ट करने के बाद आप इतना सिक्योर कर लेंगे अपने स्कोर को, कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद आपने अटेम्प्ट करना है, स्टेप नंबर 2 के अंदर अटेम्प्ट करना है जो हमारे टाइप बी वाले क्वेश्चन है, जिसकी आपको स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि जिसके अंदर आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। A B C D 4 ऑप्शन है, दो को आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो जब इस तरह की आप टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे, तो आपने सेकंड फेज के अंदर तमाम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसके बारे में आपको श्योर है कि ये दो आंसर इसके नहीं हो सकते, बाकी दो में से आपने एजुकेटेड गेस लगाना है, जो ज़्यादा आंसर करीब लग रहा है आपको। अच्छा, इसके अंदर जो इंस्टिंक्ट है ना आपका, वो भी बड़ा काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका हो सकता है कि आप कहें कि आंसर ए है या सी है, लेकिन आपका जो पहला इंस्टिंक्ट था वो ये था कि आंसर ए जो है वो ठीक है, तो आपने पहले इंस्टिंक्ट के साथ जाना है। ठीक है। तो जो पहला इंस्टिंक्ट होता है आमतौर पे वो आपका सही आंसर होता है, और हम उसको फिर ज़बरदस्ती मोल्ड करते हैं, उसके बारे में मजीद जहन लगाते हैं, और फिर उसको हम गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें रिस्क एंड रिवार्ड क्या है, कि अगर फॉर एग्जांपल आपने चार इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए और दो क्वेश्चन भी
आपके गलत हो जाते हैं। या तो एक लिखा है, अगर इसको हम दो क्वेश्चंस भी रॉन्ग करते हैं तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स कितने जाएंगे? हमारे जाएंगे 5.50। और यहाँ से अगर हम इसको कहते हैं कि अगर टोटल हमने 4 क्वेश्चन इस तरह के अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से 2 करेक्ट हो गए और 2 हमारे गलत हो गए, तो इसमें से हम जो है वो 1.5 नंबर जो है वो निकाल पाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से भी हमारे हम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा चांस बहुत कम होगा कि जिसमें अंदर 4 में से आपके 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ये वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि बुरे से बुरा यही हो सकता है कि जब आपने 2 क्वेश्चन, 2 आंसर्स को एलिमिनेट कर दिया है तो उसके बाद यही होगा कि आपके उसमें से जो आंसर आएगा वो तकरीबन 70% आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि 70%। अगर आप ने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें से 7 जो हैं आंसर उसके वो ठीक होंगे। ठीक है जी। इसके बाद आ जाएंगे इसके बाद आ जाएंगे डाउटफुल क्वेश्चन, मतलब कि हमारे जो टाइप सी की कैटेगरी वाले क्वेश्चन थे वो आ जाएंगे। इसका रफली आप आइडिया इस तरीके से लगा सकते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें से कम एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शंस की बात नहीं करेंगे, थर्ड फेज के अंदर हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं। तो आपने थर्ड फेज के अंदर अगर ज़रूरी हो तो फिर आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे वाज़ेह लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट टाइप सी क्वेश्चंस ओनली इफ यू आर शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड स्कोर, कि आपने जो अपनी स्कोर की एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है उससे आपका स्कोर कम है, तो फिर आप इन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। अगर आप सेफ जोन के अंदर हैं, आप सेकंड फेज के बाद 70 तक अपने मार्क्स को कंसिडर कर सकते हैं कि 70 के करीब करीब या 65, 60 से अबव मार्क्स आपके हैं, तो फिर इस बल्कि 65 का टारगेट रखें, आपके 65 आप श्योर रखें। ठीक है। और इसमें से आपने जो कंसिडर करना है वो करना है जी किसको? आपने इसमें से कंसिडर करना है 70% को। 70% का मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपके फर्स्ट फेज के बाद, आफ्टर फर्स्ट फेज आपके नंबर्स थे, आपने जो बिल्कुल ठीक लगाए वो 55 थे। और सेकंड फेज के अंदर आपने टोटल अटेम्प्टेड इन सेकंड फेज वो थे आपके 20 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी। तो 20 को आपने यहाँ पे 20 के 20 कंसिडर नहीं करना, बल्कि आपने इसका 70% ले लेना है। 70% इसका होगा 14। तो अब यहाँ से देखें कि यहाँ से आ गया 55 और यहाँ से आ गया 14, नॉट 15, इट्स 14। ठीक है जी। तो अब आपके टोटल नंबर कितने हो गए? आपके टोटल नंबर हो गए, आपके टोटल नंबर हो चुके हैं 55 + 14 = 69। ठीक है। अब आपको थर्ड फेज को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट नहीं करना जिसमें से आप सिर्फ एक आधे जो आंसर है उसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं, या कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें से 4 के 4 ऑप्शंस आपके लिए एलियन हैं, आपको पता नहीं है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को इस सिचुएशन के अंदर आपने बिल्कुल छोड़ देना है। इसका अपोजिट सिनेरियो देख लें कि अगर फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस हो गया, आपने यहाँ से 45 नंबर आए आपके, और यहाँ से आप जो है वो आपने सेकंड फेज के अंदर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसका आपको मिले 21 मार्क्स। तो अब कितने हो गए जी? अब भी आप सेफ जोन के अंदर हैं, आप 60 क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर इन द सेफ जोन। अगर आपका सेकंड फेज के अंदर फॉर एग्जांपल आपके आंसर आ रहे हैं 9, अब 45 + 9 = 54। तो ये सिचुएशन है। अब आपने इस सिचुएशन के अंदर जब आप 50 और 60 के दरमियान में है कहीं, तो उस सिचुएशन में अब आप जाएंगे किसके ऊपर? अपने थर्ड फेज के ऊपर। क्योंकि अब हमारे लिए क्या है, डू और डाई है। अब हम जो है वो यहाँ से अगर इतने नंबर्स के ऊपर अपने पेपर को छोड़ देते हैं तो भी हम मेरिट में नहीं आ सकेंगे। तो इस तरह की जब सिचुएशन हो जाएगी तो फिर आपने थर्ड राउंड की तरफ जाना है। 2 राउंड्स आपके कंपलसरी हैं, ये आपने लाजमी करना है, इसको आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो रिवॉर्ड है वो रिस्क से ज़्यादा है सेकंड फेज वाला। मतलब कि अगर हम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो उसमें रफली आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें से 70% आप स्कोर कर पाएंगे अपने नंबर्स को। ठीक है। अच्छा जी। तो थर्ड राउंड पे आपने कब जाना है? जब आपका स्कोर सेकंड फेज के बाद 50 से 60 के दरमियान में होगा। अब आप थर्ड राउंड के ऊपर चले जाएं, क्योंकि अब हमारे पास मजीद जो है वो ऑप्शन नहीं है।
तो आपने फिर थर्ड राउंड के ऊपर जाना है। तो अटेम्प्ट टाइप सी क्वेश्चन ओनली इफ यू आर शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड स्कोर, ओनली वन ऑप्शन फेस सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर। अगर आपको कोई एक आधा ऑप्शन ऐसा है जिसके बारे में आप स्लाइटली ज़्यादा उसको वेट कर पा रहे हैं, कि तीन ऑप्शन, एक को तो आपने एलिमिनेट कर दिया लेकिन एक के बारे में आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो आपकी फीलिंग है कि ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो सकता है, आप श्योर नहीं हो लेकिन एक की तरफ आपका टिल्ट, एक ऑप्शन की तरफ टिल्ट आपका ज़्यादा है। ठीक है जी। और क्वेश्चन इज फ्रॉम योर स्ट्रॉन्ग एरिया, कि आपके किसी स्ट्रॉन्ग, फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, मैं कंप्यूटर साइंस की एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइम आपके जहन में वो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया वाले क्वेश्चन है वो, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने थर्ड फेज के अंदर अटेम्प्ट करना है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जी फोर्थ राउंड के ऊपर। इन क्वेश्चंस को आपने लाजमी छोड़ना है। टाइप डी क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट नहीं करना किसी भी सिचुएशन के अंदर। ऐसे तमाम क्वेश्चंस जिनके ऊपर आपको वाइल्ड गेस लगाना पड़े, ऐसे तमाम क्वेश्चंस जो कि आपके लिए एलियन हो, ऐसे तमाम ऑप्शंस जो कि आपके लिए एलियन हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने 100% जो है वो इग्नोर करना है। आपने सिर्फ थ्री राउंड तक जाना है, फोर्थ राउंड की तरफ आपने नहीं आना। अच्छा जी, इसके बाद सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। अगर इंग्लिश की बात कर लेते हैं, 20 मार्क्स की इंग्लिश होती है। यहाँ पे जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपने 14 मार्क्स कम से कम, वैसे 12 से 16 मार्क्स भी, लेकिन 14 मार्क्स जो हैं वो आपने सिक्योर करना है कम से कम इस सेक्शन में से। ठीक है जी। तो आप अटेम्प्ट करेंगे ग्रामर रूल्स जिनको बारे में आपको क्लियरली पता है, वोकेबलरी को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने जो वोकेबलरी पढ़ी हुई है तो उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सिनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है जी, जो आपको पहले से पता है, तो इसको आप अटेम्प्ट करेंगे। अवॉइड करेंगे आप रेयर इडियम्स, ऐसे इडियम आगे जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा नहीं है, जिसके बारे में आप श्योर नहीं है, तो उसको आप अवॉइड करेंगे। ठीक है। कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स, उसको भी आप इग्नोर करेंगे अगर आपको उसके बारे में पहले से आइडिया नहीं है। जिसके बारे में आप श्योर हैं वो तो आप लगा देंगे। ठीक है जी। सेफ स्कोर हमारा क्या है, यहाँ से 12 से 16 नंबर। अगर आप 12 नंबर यहाँ से सिक्योर करते हैं मिनिमम, तो इसका मतलब है कि यू आर सेफ। उसके बाद पेडागोजी की बात करते हैं। पेडागोजी में आपको पता है कि जो चीज़ मेनली डिस्कस होती है, जो सिलेबस के अंदर है, वो टीचिंग मेथड्स हैं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, असेसमेंट टेक्निक, क्लासरूम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेडागोजी के अंदर आती हैं। तो अवॉइड किसको करना है आपने, थ्योरेटिकल डिफरेंसेस यू कैन डिस्टिंग्विश, ऐसे कोई डिफरेंसेस आ गए जिसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप फिर उसमें अवॉइड करेंगे। मतलब कि आपको खुद ही क्वेश्चन को देखते ही आइडिया हो जाएगा कि ये आपने नहीं पढ़ा हुआ है, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो इसको आप फिर क्या कर देंगे, इसको आप अवॉइड करेंगे। यहाँ पे जो आपका टारगेट स्कोर है वो 18 to 22 मार्क्स का होना चाहिए। इसके बाद आ जाएंगे सब्जेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, ये वो सेक्शन है जिसके अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है अपने स्कोर को। तो इसकी वेटेज भी हाईएस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप मोर कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकेंगे। यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट ऐसी बातें पूछी जाते हैं। फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग एरिया जो आपको सिलेबस के अंदर बता दिए गए हैं, उन्हीं एरियाज के रहते हुए पेपर बनता है। आपको पता है डेफिनेशन और एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाता है। कोई रेयर फैक्ट्स हैं कुछ इस तरह का आ गया, फॉर एग्जांपल बाज़ का जो है वो को बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की शॉर्टकट की जो है वो पूछ ली जाती है, उसके बारे में आप श्योर नहीं होते, तो उसको आप फिर इग्नोर कर देंगे, उसको आप छोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो इस बात की है कि कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ना है। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को आपने छोड़ना है। तो यहाँ से आपके 30 to 38 मार्क्स, बल्कि इससे भी ज़्यादा आपको जाना चाहिए। सब्जेक्ट में आपको 35 मार्क्स से 42 मार्क्स को टारगेट करना चाहिए। यहाँ से इंशाल्लाह आप अपने मार्क्स को स्कोर इंशाल्लाह कर पाएंगे। तो फर्स्ट राउंड ये थोड़ा सा फेज वाइज, ये कोई आइडियलिस्टिक किस्म का टाइम नहीं है। आप फर्स्ट राउंड, अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ठीक है। जो सेकंड राउंड होगा वो जाहिर सी बात है कि उसके हिसाब से वो श्रिंक हो जाएगा। अगर आपका फर्स्ट राउंड जो है वो आपको ज़्यादा सारे क्वेश्चन आते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट राउंड के अंदर आप मोस्टली क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक जो वर्स्ट के सिनेरियो इसको डिस्कस किया हुआ है कि वर्स्ट के सिनेरियो में आपको 40% टाइम जो है वो देना पड़ सकता है फर्स्ट राउंड को, 35% टाइम देंगे आप सेकंड राउंड को, और फाइनल रिव्यू को आप 20% टाइम जो है वो
देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सबसे आखिर में लिखी गई है कि 40 सेकेंड से ज़्यादा अपने एक एमसीक्यू के ऊपर टाइम नहीं लगाना। अगर आपको एक एमसीक्यू के ऊपर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको पास करते चले जाएंगे, क्योंकि टाइम जो है यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जो कि आपकी टाइप डी के अंदर आ रहा हो, तो उसके ऊपर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम जब आपका फेज 1 या 2 चल रहा है। अच्छा, मार्किंग क्यों जरूरी है? मार्किंग इस तरह से है कि आपके जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनको आपने मार्क करते जाना है, हल्का सा इसको मार्क करते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आपके कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके लिए डाउटफुल है। ठीक है, या फिर जो जिस तरीके से जब हम एलिमिनेशन के ऊपर जाते हैं, तो एलिमिनेशन के ऊपर भी आके आपने क्या करना है, उसको क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। मार्क करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन जो है आपने इसको छोड़ दिया है, या ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपने दोबारा रिव्यू करना है, सेकंड पेज के अंदर देखना है या थर्ड पेज के अंदर देखना है। तो हल्के हल्के आपने इसके ऊपर मार्क करने हैं, मतलब कि इस तरह के मार्क जो कि ज़्यादा विजिबल ना हो, वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होने चाहिए। ठीक है जी। अ, आपने सिर्फ रिविजिट करना है जब आपकी एलिमिनेशन पॉसिबल हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो कि एलियन है, ये बार बार बात मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस बात की इंपॉर्टेंस है कि आपने ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना जो आपके लिए एलियन है। ठीक है, फुल एंड फाइनल गोल। आपने ऑप्शन देखा, और सिंपल सा इसका फार्मूला है, अगर आपको श्योर है, बिल्कुल एक ऑप्शन के ऊपर आपका इत्तेफाक है कि आप एक ऑप्शन ही ठीक है, यही ऑप्शन ठीक हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता, फेज 1 का क्वेश्चन है ये। दो में कंफ्यूज हैं, ए है या बी है, या सी है या डी है। दो में कंफ्यूज हैं, ये फेज 2 का क्वेश्चन है। तीन में कंफ्यूज है कि एक तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, उसकी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तीन में कंफ्यूज है, वो फेज 3 का क्वेश्चन है। चारों नहीं आते, ये फेज 4 का क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि फेज 4 हमारा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, फेज 4 है ही नहीं। ठीक है, तो ग्रीडी नहीं होना बिल्कुल भी। अ, बहुत सारे स्टूडेंट्स 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं और वो मेरिट में एक आधे पॉइंट से नीचे रह जाते हैं, और फिर वो जो है वो अपना सर ढूंढ रहे होते हैं कि काश हम जो है वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करते, हमें रुक जाना चाहिए था। तो रोकना अपने आप को मुश्किल होता है ज़रा, ठीक है, लेकिन आपने रुकना है। मैंने आपको एक गोल्डन रूल यही बताया कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात की है कि किस क्वेश्चन को आपने छोड़ना है, और उसका रूल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे, आपको इसको फॉलो करना चाहिए, और ये प्रूवन स्ट्रेटेजी है, मेरे लिए इसने काम किया, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आपके लिए भी काम करेगी। बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।